ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। क्या वैष्णो देवी मार्ग पर हुआ हादसा टाला जा सकता था? बारिश बाढ़ में स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं, तो फिर धार्मिक यात्रा आखिर क्यों नहीं रोकी जा सकती? आज कवर स्टोरी में पहाड़ों पर आपदा का विघ्नहर्ता विश्लेषण आपके लिए होगा। यूजीसी के 9 विषयों के लिए नए सिलेबस पर विवाद शुरू हो गया है। सिलेबस के ड्राफ्ट की कॉपियां जलाई जा रही हैं। सिलेबस में सावरकर की हिस्ट्री वाला विवाद का चैप्टर क्या है, हम आगे आपको दिखाएंगे। क्या यूपी के एनडीए सहयोगियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? संजय निषाद के बयान पर बीजेपी के कुनबे में कैसी कलह की शुरुआत हुई, ये खबर भी आपके लिए आज बुलेटिन में होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे हम आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट माता के दरबार में मातम। लेकिन शुरुआत बारिश बाढ़ वाले दृश्यों के साथ करते हैं। वो गया, ये गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरा देश आपदा की मार झेल रहा है। यह आपदा करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भारी पड़ रही है। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर मंगलवार को जो भूस्खलन हुआ, उसने मां वैष्णो के भक्तों समेत इस वक्त पूरे देश को डरा दिया है। इस हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 34 हो गया है। कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका है। मां वैष्णो के दर पर पूरे साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। पूरे देश से माता के दरबार में आस्था रखने वाले श्रद्धालु जम्मू के कटरा में स्थित वैष्णो देवी के दरबार का रुख करते हैं। हो सकता है आपने भी वैष्णो माता के मंदिर की यात्रा की हो, तो आपको ये मालूम होगा कि उनके दरबार तक पहुंचने का मार्ग कैसा है। इससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि यह हादसा कहां हुआ और कैसे कई श्रद्धालु इस भूस्खलन की चपेट में आ गए। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है। सवाल यह कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? इस सवाल को आगे हम विस्तार देंगे। लेकिन बात जब आस्था की हो रही है, तो आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश के भक्त घरों में गजानन को विराजमान कर रहे हैं। विघ्नहर्ता से देश पर आए आसमानी संकट हरने की कामना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन हमने आपके लिए पहाड़ों पर आई आपदा का विघ्नहर्ता विश्लेषण तैयार किया है। भगवान गणेश के पास गजानन का सिर है और मनुष्य का शरीर है, यानी वो प्रकृति और मनुष्य के संयुक्त रूप को दर्शाते हैं। ऐसे में जिस तरह हम भगवान गणेश के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उसी तरह हमें प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन और गिरते हुए पहाड़ों की शक्ल में हम जो आपदा देख रहे हैं, वो प्रकृति से खिलवाड़ का परिणाम है। गणेश चतुर्थी का पर्व प्रकृति की उदारता का उत्सव है। ऐसे में हमें विघ्नहर्ता की आराधना के साथ प्रकृति के साथ संतुलन बनाने वाली सीख लेने की जरूरत है, ताकि बार बार हमें कुदरत के क्रोध का अंजाम भुगतना ना पड़े। भगवान गणेश के साथ मूषक, मोर और सांप भी प्रकृति का हिस्सा हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति या कुदरती तत्वों के साथ समन्वय में ही इंसानी जीवन का आधार है। लेकिन इंसान जब जानबूझकर गलती करता है, तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, जिसका इशारा वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। तो हमें मौसम के बारे में पता था, तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं? ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे? उनको रोका क्यों नहीं गया? सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया? इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है
कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। तो जो बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, वैष्णो देवी हादसे के बाद कुछ वैसे ही सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे जब जम्मू में लगातार भारी बारिश हो रही थी तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? बारिश बाढ़ के बाद जब स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं तो फिर क्या यात्रा को रोका नहीं जा सकता था? जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने का अलर्ट था तो यात्रियों को ट्रैक पर क्यों जाने दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यहां यह कि पहाड़ों पर खराब मौसम के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए? ये सवाल देखने के बाद हो सकता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि जब मौसम खराब था तो फिर यात्रा को कुछ वक्त के लिए रोक देना चाहिए था, जैसे अब इस हादसे के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन और सरकार की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब भी हम आपको देते हैं। लेकिन पहले जरा एक आंकड़ा देख लीजिए। साल 2024 में करीब 95 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो माता मंदिर में दर्शन किए थे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस मंदिर और यात्रा से कितने लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऐसी धार्मिक यात्राओं पर खराब मौसम के बावजूद भी ब्रेक इसीलिए नहीं लगता क्योंकि जब मसला धर्म या फिर आस्था से जुड़ा होता है तो लोग इसमें किसी दखलंदाजी से बचते हैं, क्योंकि यात्रा बंद करने पर भक्तों की नाराजगी का डर रहता है। देश में धर्म और आस्था पर जमकर राजनीति होती है। ऐसे में कोई भी इस विषय पर किसी भी तरह के विवाद से बचता है और इस तरफ ध्यान नहीं देता। कई बार मंदिर या धार्मिक ट्रस्ट के दबाव के चलते भी दर्शन या यात्रा नहीं रोकी जाती। इस तरह के मंदिरों में दर्शन या यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इस वजह से भी यात्रा पूरे साल चालू रहती है। दूसरा, अगर यात्रा को रोक दिया जाता है तो प्रशासन और सरकारों को लोगों की नाराजगी का भी डर रहता है। जैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई सरकार एक यात्रा भी नहीं करा सकती। ये सारे डर और आशंकाएं देखते हुए सरकारें जब कोई फैसला नहीं ले पाती तो यात्राएं जारी रहती हैं और इसके बाद जब हादसे होते हैं तो कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। मंगलवार को माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर अर्धकुंवारी के पास हुए हादसे में श्रद्धालुओं की जान गई है और अब इन श्रद्धालुओं में से कुछ के पार्थिव शरीर यहाँ जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कटरा से एम्बुलेंसेज यहाँ पहुँची हैं। हम लोग सर जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। अर्धकुमारी से पहले जो है इंद्रप्रस्थ के पास जो एक ही बार टरका बिजली टमका, एक ही बार जो है 4 सारा गिर गया, सारा 1 घंटे में मेरा 4 खत्म हो गया है। तो 2 फंसा पड़ा है, 4 फंसा पड़ा है, 4 को मैं लेकर आ गई हूँ। डर तो इतना, जब 2 साल का छोटा बच्चा मैंने देखा एम्बुलेंस से जब वो आया वापस, उसका चेहरा देख के ना इतना डर लग गया था। एक 2 साल का बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा था। उन दोनों को उसके बाद एक तो ऐसे स्ट्रेचर पे लटका, उसका हाथ ही कट गया था। भाई का फोन आया, पता नहीं किस नंबर पे, उन्होंने कोई हॉस्पिटल का नंबर था शायद, उससे फोन करा और उन्होंने बता मैं रोते रोते भाई नाश हो गया, उन्होंने बात होगी भाई मन्नू से लगा भाई, बहुत चोट लगी मन्नू गया भाई। हैरानी तब होती है जब किसी हादसे से कोई सबक नहीं लिया जाता। हिंदुओं की आस्था से जुड़े कई मंदिर पहाड़ों पर स्थित हैं। इन मंदिरों में दर्शन के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई होती है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर का है, जो पंच केदारों में से एक माना जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए द्वितीय केदार मद महेश्वर यात्रा चल रही है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर सड़कें और रास्ते टूटे हुए हैं। मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहाड़ों पर प्रलय के बीच क्या यात्रा जारी रखना जरूरी है? हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की शक्ल में पहाड़ी राज्य जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। किया जाता है, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, छतों के ऊपर कोई ना जाए। लोगों को उफनते नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन धार्मिक यात्राएं रोकी नहीं जा रही। कुदरत की तबाही के बीच धार्मिक यात्राएं लगातार जारी हैं। इसका परिणाम वैष्णो देवी मंदिर हादसे के रूप में देश देख चुका है।
लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अगर सबक लिया गया होता तो दृश्य ऐसा नहीं होता। तस्वीरें रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में से एक केदार मधमहेश्वर यात्रा की है, जो भगवान भरोसे ही संचालित हो रही है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा का 40 मीटर मार्ग लहरों में बह गया। वंतोली में मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल टूट चुका है। ऐसे में श्रद्धालु रस्सी से बंधी हुई ट्रॉली में बैठकर जान जोखिम में डालते हुए यात्रा कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो दरकते पहाड़ों के बीच से होते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि खराब मौसम को देखते हुए यात्रा बंद की जाए, लेकिन ना तो यात्रा पर ब्रेक लग रहा है, ना ही श्रद्धालुओं को अपनी जान खतरे में डालने से रोका जा रहा है। 2-3 जगह पे थोड़ा पहाड़ गिर गया है, रास्ता थोड़ा डेंजर है, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ सोचे तो अच्छा है। रास्ते में कोई क्लिनिक नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी मेडिकल के लिए कुछ हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। स्थानीय लोगों की माने तो इस यात्रा का एक अहम पड़ाव वंतोली है। यहाँ से होकर हजारों श्रद्धालु मधमहेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वंतोली में स्थायी पुल नहीं बनाया जा सका। यहाँ हर बार अस्थायी पुल का निर्माण होता है जो बारिश में बह जाता है। विगत 17 तारीख को श्री मधमेश्वर धाम के गोंडार और बंतोली के मध्य में लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, और अभी भी जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे खतरा बना हुआ है। पहाड़ों पर कुदरती प्रलय के बीच कई धार्मिक यात्राओं का आयोजन हो रहा है। ऐसी ही एक यात्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश्वर की है, जो इन दिनों जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बाढ़ के बाद क्या हालात हैं, पूरा देश देख रहा है, लेकिन तब भी इस यात्रा को बंद नहीं किया गया। वैसे यात्राएं बंद करने के अलावा श्रद्धालुओं को भी खराब मौसम में ऐसी यात्राओं पर जाने से पहले जरा सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी यात्रा या आस्था जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। और अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। यूजर्स लिख रहे हैं कि खराब मौसम के बावजूद यात्रा को आखिर क्यों नहीं रोका गया। हर साल दुर्घटना हो रही है, जिम्मेदार कौन है। बारिश में यात्रा करने से बचें, माता का दरबार हमेशा खुला रहता है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब वक्त दूसरी खबर का है, और दूसरी खबर यूजीसी के उस ड्राफ्ट से जुड़ी हुई है जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 9 विषयों के लिए नया लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट जारी किया है, लेकिन यूजीसी के इस ड्राफ्ट से छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी नाराज हैं। नाराजगी की वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। अभी तक आपने मैथ्स में अल्फा, बीटा, गामा पढ़ा होगा, लेकिन नए ड्राफ्ट में मैथ्स सब्जेक्ट के तहत काल गणना और पंचांग मुहूर्त पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अभी तक आपने केमिस्ट्री में O2, H2 के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब सुझाव दिया गया है कि केमिस्ट्री क्लास की शुरुआत देवी सरस्वती की वंदना से की जाए। अभी तक इतिहास में आपने मोहनजोदाड़ो, मुगल, ब्रिटिश समेत भारतीय सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब नए सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ाने का सुझाव दिया गया, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। 9 विषयों के लिए यूजीसी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI जैसे संगठनों से जुड़े हुए छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। अगर आपका बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है और आप सोच रही हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा CA या वैज्ञानिक बनेगा, तो ये आपकी भूल हो सकती है। हो सकता है मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी आपका बच्चा पंडित बन जाए। छात्रों के विरोध की आवाज यूजीसी के ड्राफ्ट के खिलाफ उठी है। यूजीसी ने जैसे ही 9 विषयों के लिए नए सिलेबस का ड्राफ्ट जारी किया, छात्रों का गुस्सा भड़क गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने इसके ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध की आवाज बुलंद की। यूजीसी के LOCF ड्राफ्ट से छात्रों के माथे पर शिकन आ गई है। ये शिकन इसीलिए क्योंकि नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि केमिस्ट्री के छात्रों के क्लास की शुरुआत देवी सरस्वती की वंदना से होगी। केमिस्ट्री के छात्रों को आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक दवाओं के बारे में पढ़ाने का सुझाव है। इसमें दूध, पानी और शहद के बारे में भी बताया जाएगा। यूजीसी के नए ड्राफ्ट के मुताबिक मैथ्स के छात्रों को काल गणना यानी पुराना समय गिनने की पद्धति के साथ साथ पंचांग मुहूर्त सिखाया जाएगा। कॉमर्स के छात्रों को अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गीता से लीडरशिप, भारत बोध और भारतीय ज्ञान परंपरा शामिल की गई है।
यूजीसी के इस ड्राफ्ट के बाद छात्रों का दिमाग भी सन्न हो गया है। सरस्वती वंदना के बारे में बोला जा रहा है, मतलब ये केमिस्ट्री में किस चीज़ में ज़रूरत है हमें नहीं पता है। वीडी सावरकर का इंडिपेंडेंस पे जो आर्टिकल्स है उसको एज ए रेफरेंस रखा गया है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल समझने के लिए। वो प्रोपागेंडा को पढ़ाएंगे, गलत प्रोपागेंडा को पढ़ाएंगे, गलत फैक्ट्स को पढ़ाएंगे, एक अनसाइंटिफिक थिंकिंग को लेके आने की कोशिश किया जा रहा है। केमिस्ट्री में आयुर्वेद की पढ़ाई, मैथ्स में पंचांग मुहूर्त की पढ़ाई और कॉमर्स के छात्रों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो विवाद का सिर्फ एक हिस्सा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो विवाद है ना वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाने की बात हो रही है तो वहां पर अब वीडी सावरकर की जो एक किताब थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको पढ़ाने का सुझाव भी दे दिया गया है। इसका विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ सावरकर के नजरिए से पढ़ाया गया तो फिर यह गलत होगा। इस पर हमने शिक्षाविद से बात की, उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए। आज के समय के लिए कुछ चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हैं, हम सरस्वती वंदना कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से माइंड काम हो गया, आप बेटर फोकस कर पाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है, हमारा जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की पढ़ाई है, वो चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर भी फोकस रखते हुए दोनों का कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा चलेगा। ड्राफ्ट के खिलाफ उठी इस आवाज को लेकर यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इस नए सिलेबस का मकसद शिक्षा को केवल रटने तक सीमित न रखकर उसे और ज्यादा व्यवहारिक बनाना है। ये बदलाव छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़ने में मदद करेगा। यूजीसी ने कहा है कि इसमें फील्ड वर्क, लैब वर्क, ग्रुप डिस्कशन और इंटरैक्टिव असाइनमेंट्स को महत्व दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ये सरकार कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे दिग्गजों के नाम भी काट दिए गए हैं, मौलाना आजाद के नाम तक नहीं है एनसीईआरटी की किताब में। तो आप समझ सकते हैं किनको लाया जा रहा है, किनको महत्व दिया जा रहा है, किनको पीछे छोड़ा जा रहा है। ये इनकी साजिश है, ये हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। अब एसएफआई ने इस ड्राफ्ट के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूजीसी ने इस ड्राफ्ट पर 20 सितंबर तक सुझाव और राय मांगी है। अब इस खबर के आने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में भी एसएफआई से जुड़े हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसे लेकर सिर्फ ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन ड्राफ्ट से ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। आज इसको लेकर हमने लोगों से भी बात की। यूजीसी के इस ड्राफ्ट को लेकर क्या कह रही है देश की जनता, आपको सुनवाते हैं। अगर मैं उस चीज को पढ़ रही हूँ, मैं उसके अंदर टाइम निकाल रही हूँ, तो मेरे लिए वर्थ इट है कि वो ऐसा क्रेडिबल सोर्स बने मेरे लिए कि मैं अगर फ्यूचर में जाके किसी को बताऊं तो मैं किसी भी जॉब बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस में मैं इसको काम ला रही हूँ। सावरकर जैसे वीर पुत्र जो हमारे देश में जन्मे हैं, उनके बारे में सबको जानना चाहिए, ताकि वो भी बाहर जाकर अगर अपने किसी बच्चे से बात करें या किसी और से बात करें तो सिर्फ 2 या 3 नाम उनके दिमाग में ना आए। कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी बच्चे को हायर करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा कि आपको सरस्वती वंदना के बारे में पता है कि नहीं, वो इसलिए हायर करेगा कि आपको एआई आता है कि नहीं। एक पास्ट का और एक मॉडर्न का अगर लिंकेज होके अगर मिल रहा है, अमेलगमेशन होके मिल रहा है, तो उससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती है। अब हम अपनी तीसरी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पीडीए की काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव पीडीए की आवाज उठाते दिख रहे हैं, तो बीजेपी पीडीए में सेंधमारी की कोशिश में है। लेकिन इन सबके बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद बीजेपी से उखड़े से नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने बीजेपी का नाम लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले। अब सवाल है कि संजय निषाद अचानक से बीजेपी पर आग बबूला आखिर क्यों हो गए? यूपी में जिसने बीजेपी का साथ दिया, जिसने बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका निभाई, निषाद पार्टी के वही संजय निषाद आजकल बीजेपी से खफा हैं। नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं है। इस नाराजगी को जग जाहिर करने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसके बाद संजय निषाद बोलते गए और बीजेपी खेमा बेचैन होता गया। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से
फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी ना, 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक योगी 2 की सरकार बन गई। संजय निषाद की ये बात बीजेपी को चुभी जरूर होगी। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि संजय निषाद को इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ गई। तो इसकी एक नहीं कई वजह नजर आती हैं। संजय निषाद बीजेपी के छुटभैया नेताओं के बयान से नाराज हैं। अभी निषाद ओबीसी में आते हैं। संजय निषाद चाहते हैं कि निषाद समाज को एससी का दर्जा मिले। संजय निषाद को ये भी लग रहा है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी है। छुटभैया नेता से बुलवा के इस समाज को गुमराह के 2024 में क्या हाल हो गया, हम कह रहे हैं आज के दिन में। तो इम्पोर्टेड नेताओं से भाजपा सावधान हो जाए। हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। पार्टियां जैसे जनता से वादे करती हैं, वैसे नेता भी सत्ता में आने के लिए दूसरी पार्टियों से वादे करते हैं। लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? सवाल है कि क्या बीजेपी ने संजय निषाद से किया वादा तोड़ दिया? इस पर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। निषाद जी जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ होती है, उन सहयोगी दल को खा जाती है, खत्म कर देती है। आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी बगावत एनडीए में भी देखने को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके भी विधायक कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं। संजय निषाद ने बीजेपी को 2019 का लोकसभा चुनाव भी याद दिलाया, जब बीजेपी को हराने के लिए एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर लिया था। उस वक्त निषाद पार्टी ही बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी। इस नाराजगी को बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन बस इतना ही कह रही है कि ऑल इज वेल। देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनका अपना एजेंडा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गठबंधन किया है। उस गठबंधन में सब साथ हैं और गठबंधन में किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव नहीं है। साल 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगियों ने भी पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। सियासी दबाव बहुत कुछ करा सकता है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल भली भांति समझता है कि कुछ नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर बयान देते रहते हैं। संजय निषाद ने बीजेपी का साथ देकर अपने आप को सच्चा साथी बताया है, लेकिन सियासत में सच्चा साथी कभी भी गच्चा दे सकता है। इंतजार कीजिए, यूपी की सियासत में अभी बहुत कुछ होना है। रोक दो इधर, रोक दो, रोक दो इधर। ओ गया, ये गया। ओ बाहर निकलो, ओ बाहर निकाले, निकाले, भैया कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो। के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है और सीआरपीएफ का कैंप यहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहां पर 25 लोग यहां पर फंसे हुए थे। बहुत भीषण स्थिति था, बच्चे सब दबे कुचले हुए थे। फिर पीछे से जो भाग के आए, जो उस जगह था कि क्या हुआ, कहा बहुत आदमी मरा, बहुत आदमी मरा, पूरे दब गया, पूरे दब गया। हम लोग तो भागे बेतहाशा। पूरा देश माता वैष्णो देवी के दरबार में हुए हादसे की खबर सुनकर सदमे में आ गया, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर रोज की तरह माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त चढ़ाई कर रहे थे और जो दर्शन कर चुके थे वो लौट रहे थे।
3 दिन से जम्मू में लगातार बारिश हो रही थी और भक्त इस बात से बेखबर थे कि अर्धकुंवारी के पास कयामत उनका इंतजार कर रही है। चश्मदीदों के मुताबिक मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे का वक्त हो रहा था जब अर्धकुंवारी मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर अचानक से गिरने लगे। जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें ना तो भागने का मौका मिला और ना ही संभलने का। कल शाम तक तो 5 से 7 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, लेकिन बुधवार का सूर्योदय होते होते ये आंकड़ा बढ़ते हुए 34 तक पहुंच गया है। कटरा से लेकर जम्मू तक कोहराम मचा है। जयकारों की जगह चीख पुकार सुनाई दे रही है। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से यात्रा जो है वो बंद कर रखी है। माता वैष्णो देवी के दरबार की जो तस्वीर अभी आपने देखी वो हादसा होने के ठीक पहले की है, लेकिन इस बात की गवाही दे रही है कि वहाँ कैसे हालात थे। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि यात्री अपने स्थान पर चले जाएं। तेज बारिश हो रही थी, यात्रा को रोकने की घोषणा होने लगी थी, लेकिन हजारों यात्री वैष्णो देवी मार्ग पर उस वक्त मौजूद थे। कटरा से जब चढ़ाई शुरू होती है तो माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जबकि 7 किलोमीटर के बाद अर्धकुंवारी की गुफा के दर्शन के लिए भक्त रुकते हैं। कई बार भक्त लौटते हुए भी गुफा के दर्शन करते हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो। मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे का वक्त हो रहा था जब बहुत तेज बारिश के बीच हजारों भक्त 14 किलोमीटर के यात्रा मार्ग पर या तो चढ़ाई चढ़ रहे थे या फिर दर्शन के बाद नीचे की तरफ लौट रहे थे। हम लोग 25 तारीख को यहाँ कटरा से चढ़ाई किए ऊपर और हम लोग दर्शन करके भैरव बाबा से लौटे। वहाँ पानी का वेग बहुत तेज था, मतलब पैर नहीं रख पा रहे थे हम लोग। फिर इसके बाद वहाँ से नीचे आए भवन से जब हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे तो वहाँ से अलर्ट हो गया कि आप लोग जल्दी से जाइए, रास्ता बंद होने वाला है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। हालात कितने खराब थे ये बता रही है आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर, जिसमें यात्रा मार्ग ही डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। यात्री दुकानों में आसरा लिए थे क्योंकि इतने पानी के बीच पैदल चलना मुमकिन ही नहीं था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहां पत्थर गिरा उस शेड के परखच्चे उड़ चुके हैं। पहाड़ से मलबा इतना ज्यादा आया कि सेना और पुलिस के जवान मिट्टी खोदकर जिंदगी को तलाश रहे थे। इन तस्वीरों में जितना दिखाई दे रहा है तबाही उससे कहीं ज्यादा हुई है। कि जो भी स्ट्रेचर पे आ रहे थे एम्बुलेंस से, जो मलबे से पूरी मिट्टी से पत्थर से ढके हुए से आदमी आ रहे थे। कुछ तो मतलब अफरा तफरी में सिर्फ एम्बुलेंस की सायरन बज रहे थे और कुछ नहीं। ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी भर इतने करीब से हमने कभी कुछ देखा नहीं था। मैं 9 साल से कंटिन्यू आता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ। डर लगा। मलबे में दबे कुछ श्रद्धालुओं की तस्वीर इतनी दर्दनाक है कि हम उसे आपको दिखा तक नहीं सकते, लेकिन जिन पर बीती है उनकी पीड़ा का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। अर्धकुंवारी से पहले जो है इंद्रप्रस्थ के पास जो एक ही बार टर का बिजली टमका, एक ही बार जो है 4 घंटे में सारा गिर गया। सारा 1 घंटे में मेरा 4 खत्म हो गया है। तो 2 फंसा भरा है, 4 फंसा भरा है, 4 को मैं लेकर आ गई हूँ। तो 1 सेकंड नहीं मिला कि कुछ कर सके, 1 सेकंड भी नहीं मिला कि बचा सके किसी को। चाहे जो खुद के भी बचते सो बच नहीं पाया, 1 सेकंड भी नहीं, बाहर गिरने में लगा। मैंने अपनी पत्नी को निकाला, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिर अपने बेटे को देखा, वो लटक रहा था। उस समय मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने वहाँ पे उस टाइम पे मदद के लिए कोई यात्री नहीं आया। फिर काफ़ी देर बाद जो है CRPF के कुछ जवान आए, उन्होंने निकलवाया उसका पैर यहाँ से पूरा कट गया था। इतने वो बेहोश हो गया।
आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 25 से 30 हजार तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां माता रानी के भक्त नहीं है। शायद इसीलिए यूपी के बागपत से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक मातम का शोर है। मम्मी आ धौलपुर जिले के सैपाऊ में रहने वाले ये 5 दोस्त 23 अगस्त को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन पांचों दोस्त जम्मू के पास किशनपुर में लैंडस्लाइड के बाद तेज बहाव में बह गए। 2 ने पेड़ पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 दोस्तों का कोई पता नहीं है। ऐसी ही दर्दनाक कहानी यूपी के बागपत से सामने आई है। सिर्फ 4 महीने पहले मयंक और चांदनी की शादी हुई थी और शादी के बाद दोनों माता रानी के दर्शन करने के लिए गए थे। चांदनी के साथ उनकी सगी बहन, जीजा और बच्चा भी गया था, लेकिन इस हादसे में दोनों बहनों की मौत हो गई है। जिनका अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा वो कटरा के लिए देश के अलग अलग कोनों से रवाना हो रहे हैं। संपर्क इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि संचार नेटवर्क ठप है, तो बात मुश्किल है। दूसरी तरफ जम्मू में भारी बारिश के बाद हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जम्मू, कटरा, पठानकोट, अमृतसर से सीधे दिल्ली आगे जाने वाली गाड़ियां नहीं चल रही हैं। रेलवे ने जम्मू क्षेत्र में 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दिल्ली से कटरा, दिल्ली जम्मू तवी, अमृतसर से कटरा जैसी अहम ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। आज भी 64 ट्रेनों का रूट छोटा किया गया। ये हालात इसीलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आफत सिर्फ माता रानी के दरबार में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में बरस रही है और जम्मू में तो मानो जलजला आया हुआ है। शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। वो गया, ये गया। वो बाहर निकलो, वो बाहर निकाले, भैया कुछ करो, इनको निकालो। वो बाहर आ जाओ, भैया वो बाहर निकलो। तस्वीरें 26 अगस्त को जम्मू की तवी नदी पर बने उस पुल की है जो देखते ही देखते धंस गया। बाहर निकाले इसको, वो बाहर निकाले, भैया कुछ करो, इनको निकालो। वो बाहर आ जाओ, भैया वो बाहर निकलो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में ट्रैफिक गुजर रहा था। गाड़ियां इस बात से बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है और फिर अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं। भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो इधर। वो गया, ये गया। वो बाहर निकलो। चेतावनी देने की कोशिश होती है लेकिन चंद सेकंड के भीतर पुल धंस जाता है और गाड़ियां उसमें समा जाती हैं। ये जम्मू में तवी के तांडव की वो गवाही है जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया है। हम इस समय जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं और तवी किस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए है तस्वीरें देख सकते हैं। तवी का पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ है और किस तरह से ये पानी तेज गति में पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है और पानी इतना है कि तवी को देखकर इस समय डर लग रहा है। तवी के साथ सटे इलाकों में लोग जो हैं उनको घरों से निकाला गया है, जो सेंसिटिव एरियाज है उनको वहां से निकाला है और तवी का जल स्तर लगातार जो है हालांकि कम हुआ है लेकिन तवी के प्रवाह में, तवी के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। नदी को देखकर डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। तस्वीरें कठुआ से आई हैं जहां रावी नदी पर बना सीआरपीएफ का कैंप ही औंधे मुंह गिर गया।
इस कैंप में 22 जवान और 3 आम नागरिक मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। तवी नदी के किनारे बसे घरों का हाल क्या हुआ है और मंगलवार को पानी कहां तक आ गया था, ये दिखा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचू। मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुजरनगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुजरनगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। मलबे में दबी कार बता रही है कि तवी कैसे उफान पर थी और जम्मू के कोने कोने में कितनी तबाही मचा रही थी। जम्मू में चौथे दिन बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद सिर्फ नदी उफान पर नहीं आई, बल्कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। सबसे भयानक तस्वीर तो जम्मू कश्मीर के डोडा से मंगलवार को आई थी। जम्मू और उधमपुर में बादल ऐसा बरसे कि 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है और उधमपुर पुलिस ने अपील की है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जो रोड हैं, जो पत्थर हैं, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लोग जो हैं कम मूवमेंट करें। पुलिस लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है क्योंकि रास्तों पर सैकड़ों टन मलबे का कब्जा हो चुका है। 6 लेन वाले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का क्या हाल हुआ है वो भी देख लीजिए। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है, तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। फिलहाल एक ही वाहन के आने या जाने की जगह यहाँ बनाई गई है, लेकिन हाईवे पर कई फीट ऊंचा गारा मलबा पड़ा हुआ है, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया है। तबाही सिर्फ जम्मू में नहीं है, बल्कि जम्मू से सटे पंजाब के पठानकोट तक पसरी हुई है। तस्वीरें उस वक्त की है जब रावी नदी के वेग से फ्लड गेट तक टूट गया और इसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो और बड़ी मुसीबत लेकर आया। जैसे ही रावी डैम के गेट खोले गए, पानी मुंह फाड़े हुए पठानकोट के गांवों में जा घुसा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की नौबत आ गई। यहाँ पे पठानकोट के इस इलाके में 10-10 फीट 11-11 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है और लोगों को रेस्क्यू करके जो है एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं। आप सामने देखेंगे तो
जो लोगों का सामान है उसको भी एनडीआरएफ के जवान जो है अपने कंधे पे ढो रहे हैं। ये हालात बड़े चिंताजनक है यहाँ पठानकोट के इस इलाके में, जहाँ पे नहर टूट के जो है इन इलाकों में घुस गया है पानी और 10-10, 11-11 फीट पानी जो है इन इलाकों में जो है जमा हो गया है। पूरा गांव पानी में समाया हुआ है। सेना के जवान बेड पर लिटाकर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। जब बाढ़ का पानी घर के भीतर घुसता है और घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो हालात कितने दर्दनाक होते हैं ये अगली तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। बहुत बुरा है वहाँ पे हाल, बहुत बुरे हैं। कब से फंसे हैं वहाँ? पानी बड़ा आ गया वहाँ पे, निकलना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने कुछ खाया है कुछ सुबह से? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया। भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं हमारे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ से जुड़ी हुई घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए जबकि मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी भी मौसम सुधरा नहीं है और हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कल यानी गुरुवार को सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक बर्बादी बेहिसाब है, इसीलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ भारत की बात में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।